अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हेल्थ टिप्स में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेन इनफर्टिलिटी, मर्दाना कमज़ोरी या मर्दाना बांझपन भी हम इसे कहते हैं। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में 80% से ज़्यादा जो लोग हैं उनको किसी न किसी तरह से ये बीमारी लाहक है, लेकिन वो आप डॉक्टर को आमतौर पर बताने में और डिस्कस करने में इंतहाई हिचकिचाहट महसूस करते हैं और शर्म महसूस करते हैं। लेकिन आप जब तक डॉक्टर को बताएँगे नहीं तो आपका डॉक्टर, आपका मुआलिज किस तरह आपका इलाज करेगा। इसमें अगर आपको कोई तरह की अलामत है तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से इस बीमारी में ज़रूर जो है ना मशवरा कर सकते हैं। इस बीमारी की जो अलामत हैं उसकी बात करें तो इसकी अलामत में सबसे पहले मरीज़ का जो नफ्स है वो बहुत ज़्यादा उसको ढीलापन होता है। इसके साथ मरीज़ जो है ना हमदस्ती करने में बहुत ज़्यादा शर्म और हिचकिचाहट महसूस करता है। इसके साथ मरीज़ के जो स्पर्म काउंट हैं वो बहुत कम होते हैं और साथ मरीज़ की जो मनी है वो इंतहाई पतली होती है। इसके अलावा प्री मैच्योर एजुकेशन यानी मरीज़ की जो है मरीज़ फ़ौरन से या जल्दी फ़ारिग हो जाते हैं, यानी कि उसकी टाइमिंग में भी इंतहाई कमी आ जाती है। ये 5-6 अलामात जो हैं वो इंतहाई कॉमन ऐसे मरीज़ों में देखी गई हैं। इसके साथ अगर हम बात करें इनकी वजूहात की, तो इसकी वजूहात में कॉमन वजह जो है डिप्रेशन या टेंशन या ज़हनी तनाव की वजह से भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि आपको ये बीमारी लाक हो सकती है। इसके साथ जो लोग बचपन में गलत काम करते रहे हैं उनको भी इस बीमारी के लाक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसके साथ जो लोग बचपन में मुश्तज़नी करते रहे हैं उनको भी ये बीमारी हो सकती है। इसके साथ जो लोग फैश फ़िल्में ज़्यादा देखते हैं उनको भी ये बीमारी अक्सर हो सकती है। इसके साथ जो मरीज़ों का, जिन लोगों का दीन से लगाव कम होता है उनको भी ये बीमारी ज़्यादा होने के चांसेस हो सकते हैं। ये बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। इसके साथ जो है शुगर भी इस बीमारी की एक अहम वजह है। इसके साथ जो लोग जिनको कोई न कोई और क्रोनिक बीमारी है जो कि लंबे अरसे से चल रही है उनको भी इस बीमारी के होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। शुगर भी इंसान को जो है ना मर्दाना कमज़ोरी का बायस बना सकती है। अगर ये आप में अलामत है तो आप अपनी तशख़ीस के लिए फ़ौरन डॉक्टर या मालिज के पास जाएँ। इसके जो तशख़ीस के लिए डॉक्टर्स आपके मुख्तलिफ़ तरह के टेस्ट करते हैं। एक आपका सेमन एनालिसिस टेस्ट करता है जिसमें आपका स्पर्म काउंट एक्टिव और डेड चेक किया जाता है। इसके साथ आपके पस सेल्स चेक किए जाते हैं। आपके अगर पस सेल्स आ रहे हैं तो सबसे पहले आपके पस सेल्स का इलाज किया जाएगा, बाकी जो स्पर्म का मसला है वो बाद में डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ आपके स्क्रोटम का अल्ट्रासाउंड किया जाता है कि आपके स्क्रोटम को चेक किया जाता है, यानी कि आपके टेस्टिस का चेक किया जाता है कि उसमें कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है। इसके साथ जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को चेक करने के लिए आपका एक ब्लड का टेस्ट भी किया जाता है। ये आप टेस्ट कराएँगे तो इसके बाद आपका जो मालिज या मुस्तनद वो आपको मज़ीद मशवरा देगा कि आपने अभी मज़ीद इसके इलाज के लिए क्या करना है। इसके इलाज के लिए एक तो सर्जरी की जाती है, वो आपका मुस्तनद मालिज ही आपको बता सकता है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है या आपके इलाज के लिए कौन-सा तरीक़ाकार ज़रूरी है। इसके साथ आप को अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इश्यू है तो आप इसके लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन थेरेपी की जाती है, यानी कि आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। उससे भी आपकी बीमारी को बेहतर करने में मदद मिलती है। इसके इसके साथ अगर आपको जो है एक आईवीएफ अभी जदीद साइंसी तरीका है, उससे भी आपकी बीमारी को जो है ना बेहतर करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ अगर आपके जो है स्पर्म में पस सेल्स आ रहे हैं तो सबसे पहले हम पस सेल्स की बात करेंगे। पस सेल्स के लिए आप टैबलेट जो है एज़िथ्रोमाइसिन के नाम से टैबलेट आती है, 250 एमजी आपने सुबह-शाम 1-1 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक रोज़ाना लेनी है। या आप टैबलेट नोविडेट ले सकते हैं 500 एमजी सुबह-शाम। ये जो है ये भी 2 हफ्ते तक काम आपने लेनी है। दोनों में से कोई भी आप टैबलेट ले सकते हैं। साथ कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन के नाम से 100 एमजी वो आपने 2 कैप्सूल फर्स्ट डे लेने हैं, उसके अलावा 1 कैप्सूल रोज़ाना ये आपने 28 दिन तक लगातार लेने हैं। इससे इंशाल्लाह आपके पस सेल्स का मसला काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे इसके स्पर्म काउंट की। अगर स्पर्म काउंट के लिए हम मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन यूज़ कराते हैं जिससे स्पर्म काउंट काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं। एक तो आप टैबलेट सर्बेक्स भी एक टैबलेट आपने रोज़ाना सुबह नाश्ते के बाद लेनी है। एक कैप्सूल एवियान 600 एमजी ये भी आपने सुबह रोज़ाना एक नाश्ते के डेढ़ से 2 घंटे बाद आपने लेना है। इसके साथ टैबलेट क्लोमिड मिलती है स्पर्म को काउंट को बढ़ाने के लिए, आपने रोज़ाना 1 गोली सुबह नाश्ते के बाद ये आपने लेनी है। इसके इसके साथ जो है आपको जो है ना सर्बेक्स वी टैबलेट और कैप्सूल एवियान और गोनाडिल एफ जो है वो आपने 1 कैप्सूल सुबह 1 शाम लेना है। ये आपने 3 माह तक कम से कम 3 माह तक आपने इलाज कराना है ये सारा। तो इससे इंशाल्लाह आपको काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। इसके साथ प्री मैच्योर एजुकेशन यानी कि आपका टाइम से फ़ारिग जल्दी फ़ारिग होना, और ये बेसिकली डिप्रेशन या ज़हनी तनाव की एक अलामत में से अलामत है, यानी कि आपकी डिप्रेशन ज़हनी तनाव की वजह से भी 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको ये प्री मैच्योर एजुकेशन सिर्फ़ इसकी टेंशन या ज़हनी तनाव की वजह से होती है। उसके लिए हम आपको टैबलेट एस्टालोप्राम 10 एमजी एक रोज़ाना सुबह नाश्ते के बाद और टैबलेट ब्रोमोज़ेपाम 3 एमजी एक गोली रात को लेनी है। ये भी आपने 3 माह का कोर्स कराना है। अगर आपको प्री मैच्योर एजुकेशन है तो इससे इंशाल्लाह वो मसला भी आपका काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। इसके साथ हम
जो है हम अपनी एक मेडिसिन हर्बल के नाम से खुद बनाते हैं, उससे भी जो है पेशेंट को काफ़ी हद तक अफाका हो रहा है। अगर आपको चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दर्ज है, उसमें आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस बीमारी में कोई और आपको मालूमात चाहिए तो आप अपनी रिपोर्ट से हमरा जो है मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी जो भरपूर रहनुमाई की जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियो मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।